साल 2010, शहर दिल्ली, इंडिया। उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ के साथ मीटिंग करने के बाद अपनी ऑफिस से निकलते हैं और सीधा अपनी गाड़ी को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर लेने का आदेश अपने ड्राइवर को दे देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पर पहुंचने के बाद वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सीधा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ डिटेल शेयर करते हैं, कुछ मीटिंग्स करते हैं और उनको कुछ कन्विंस करने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को सैंक्शन कर देते हैं जिसके अंदर एक भरपूर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन व्हाइट वॉश, जिसमें रॉ और डीआरडीओ दोनों एक साथ काम करने वाले थे। तो बात शुरू होती है 2009 में। जम्मू और कश्मीर में स्थित जवाहर टनल के आसपास बर्फ बहुत जमा हो गई थी और पूरा का पूरा पैसेज ब्लॉक हो गया था। उसी पैसेज को क्लियर करने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ के लेस्टेक यानी कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन को सौंपा जाता है। डीआरडीओ अपने टाट्रा व्हीकल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक इक्विपमेंट फिक्स करके जवाहर टनल के आसपास लगी हुई बर्फ को हटाने का काम शुरू कर देते हैं। वहाँ खड़े रहे साइंटिस्ट इसी इक्विपमेंट का यूज़ करके काम कर ही रहे होते हैं कि वहीं किसी कारणवश एक रॉ के ऑफिसर वहाँ पे उपस्थित रहे होंगे। शायद वो इंजीनियर रहे होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए उनके दिमाग में एक उत्सुकता जागती है और वो उस डिवाइस को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहीं खड़े लेस्टेक के साइंटिस्ट से वो बात करने जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि डिवाइस क्या है। उसी डिवाइस पे बड़े बड़े फॉन्ट से लिखा हुआ था काली। इस डिवाइस का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इसी डिवाइस की मदद से वो लोग छोटे छोटे एवेलेंचेस यानी कि हिमस्खलन पैदा करके वो सारी बर्फ को वो लोग हटा रहे थे। तो चलिए हम इस काली डिवाइस के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम वापस से इसी विषय पे आके चर्चा करेंगे कि आगे क्या होता है। 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर श्री आर चिदम्बरम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन बनाने के बारे में सोचा। यही प्रोजेक्ट 1989 में शुरू होता है और ये गोल सेट किया जाता है कि 100 नैनोसेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन पल्सेस प्रोड्यूस करेंगे जिसकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यही रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम्स यानी कि आरईबी को हाई पावर माइक्रोवेव्स यानी कि एचपीएम और फ्लैश एक्सरेज यानी कि एफएक्सआर को जनरेट करने के लिए उपयोग में लेने का विचार था। तो इसी विचार की उपज से बना काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। पल्स डेटोनेशन सिस्टम को अगर हम टरबाइन इंजन के साथ कंपेयर करें तो वो मैकेनिकली ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर कंबशन वेव्स अनबर्न फ्यूल ऑक्सीडाइजर मिक्सचर के साथ सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करती है। काली वेपन के पास इलेक्ट्रॉन के पावरफुल पल्सेस को एमिट करने की क्षमता है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर सकता है। काली का यही करंट वर्जन काली 5000 40 किलो एम्पियर करंट और 40 गीगावाट पावर लेवल के साथ 50 से 100 नैनोसेकंड के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का पल्स एक्सेलरेट कर सकता है। ये एक बहुत ही विशालकाय सिस्टम है। काली 5000 का वेट है 10 टन और काली 10000 का वेट है 26 टन। ये बहुत ही ज़्यादा पावर खाता है और इसको 12000 लीटर की ऑयल की कूलिंग टैंक की भी ज़रूरत पड़ती है। बीआरसी को ये विचार इसलिए आता है कि जिससे कि वो हमारे देश के सैटेलाइट्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से प्रोटेक्शन कर सके। वहीं डीआरडीओ ने इसे हमारे डिफेंस के लिए बनाया। अगर कोई एनिमी मिसाइल हमारे देश की तरफ छोड़ी जाती है तो वहीं काली से इंजेक्ट होने वाली बीम्स या रेज मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो अपने टारगेट से डिविएट हो जाएगी।
अब आपने बेबी मूवी तो देखी ही होगी, उसमें डैनी सर का एक डायलॉग है कि मिल जाते हैं कुछ ऑफिसर्स हमें, थोड़े पागल, थोड़े अड़ियल, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति ही घूमती रहती है। काली के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद वही ऑफिसर वापस दिल्ली आ जाते हैं और अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या काली का उपयोग युद्ध क्षेत्र में भी किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सियाचिन हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑफिसर वही सोचते हैं कि क्या हम काली का यूज करके सियाचिन में मैन मेड एवेलेंचेस खड़े करके पाकिस्तान के सामने इसे युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे देश में होता आया है, वैसे ही इनके सीनियर्स भी इनके इसी आइडिया को आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे रॉ ऑफिसर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं और चंडीगढ़ स्थित स्नो एंड एवेलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट के साथ बात करते हैं और एक डिटेल प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट प्रिपेयर करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। वही रिपोर्ट वो अपने सीनियर्स को बाईपास करके सीधा उस टाइम के रॉ चीफ श्री संजीव त्रिपाठी को हैंड ओवर कर देते हैं। R&AW चीफ संजीव त्रिपाठी सर इसी रिपोर्ट को उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन सर के साथ शेयर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ शेयर करते हैं, और ये टॉप सीक्रेट ऑपरेशन व्हाइट वॉश अप्रूव हो जाता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑपरेशन व्हाइट वॉश को सैंक्शन तो कर दिया था, लेकिन अब भी उसके सामने कई चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो ये थी कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश सियाचिन ग्लेशियर पे होने वाला था, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है 28,000 फीट की ऊंचाई पे। DRDO के साइंटिस्ट को इंडियन आर्मी वही हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग देती है जो कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को दी जाती है। DRDO के साइंटिस्ट पूरी ट्रेनिंग को पूरी मेहनत के साथ ख़त्म करते हैं और बाद में उनको सियाचिन ग्लेशियर पे भेज दिया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचने के बाद DRDO के साइंटिस्ट ऐसे की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पे काली गन की बीम एमिट करने के बाद स्नो एवेलेंच को खड़ा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि इतनी विशालकाय काली गन को इतने ऊपर कैसे लाया जाए, और अगर मान लो कि ऐसा हो भी जाता है तो इतनी ऊंचाई पे काली को ऑपरेट करने वाला पावर कहाँ से पैदा करेंगे। और मान लो कि पावर का जुगाड़ भी हो गया तो पॉसिबिलिटी ये थी कि जहाँ पे काली ऑपरेट कर रही होगी वहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन और हीट लिबरेट होगा, जिससे कि पॉसिबिलिटी ये थी कि जहाँ पे वो साइंटिस्ट और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स खड़े होंगे वही पूरी ज़मीन नीचे धंस जाएगी और वहीं एवेलेंच आ सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे रॉ का एविएशन रिसर्च विंग एक सुझाव देता है। ये सुझाव ये कहता था कि काली को एक एयर प्लेटफॉर्म पे माउंट किया जाए और उसके लिए इंडियन एयरफोर्स का IL-76 प्लेन यूज़ किया जाए। हाँ, ये वही प्लेन है जिसमें आजकल ऑक्सीजन क्राइसिस के दौरान इंडियन एयरफोर्स पूरे ऑक्सीजन कंटेनर्स वहाँ पे पहुँचा रही है। वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। अब भी एक समस्या बाकी थी कि काली को IL-76 के अंदर माउंट तो कर देंगे, लेकिन हवा में उसको पावर कैसे देंगे, क्योंकि प्लेन का इंजन तो प्लेन चला रहा होगा। तभी वो रॉ ऑफिसर और साइंटिस्ट के बीच में कुछ डिस्कशन होता है और वो लोग उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक दूसरे जेट इंजन का इंजन निकाला जाएगा और उसको IL-76 के अंदर फिक्स किया जाएगा। उसी को रन करके ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर की मदद से एक हाई पावर जनरेट किया जाएगा जिससे काली ऑपरेट करेगी। अब सब कुछ सेट था, बस एग्जीक्यूशन करना था। पाकिस्तानी ISI को चकमा देने के लिए रॉ के एजेंट्स उड़ीसा के कटक में काली को IL-76 में लोड करते हैं और वहीं से फ्लाइट को टेक ऑफ करवा के सीधा उसको सहारनपुर एयरबेस उत्तर प्रदेश की ओर ले जाते हैं।
सहारनपुर एयरबेस उत्तर प्रदेश में काली को लैंड करवाया जाता है और वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज उसकी सिक्योरिटी में तैनात कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन व्हाइट वॉश के लिए डी डे चुना जाता है 7 अप्रैल 2012। सियाचिन में नेचुरल एवेलेंचेस हमेशा दोपहर को आते हैं, इसलिए इसी ऑपरेशन का टाइम दोपहर को रखा जाता है ताकि ये नेचुरल लगे। लेकिन दोपहर के समय पे कुछ बीम पोलराइजेशन जैसे इश्यूज की संभावना बन रही थी, इसीलिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं और उनसे सुझाव मांगते हैं। बीएआरसी के साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर ये इश्यूज को ख़त्म करना है तो इस ऑपरेशन का समय या तो जल्दी सुबह या देर शाम को कर दिया जाए। इसलिए इस ऑपरेशन का टाइम प्रीपोन करके सुबह 4 बजे डिसाइड कर दिया जाता है। सात अप्रैल 2012 को वही IL-76 जिसमें काली वेपन को रखा गया है वो वहां से टेक ऑफ करता है और सियाचिन में अपनी डिसाइडेड लोकेशन के लिए निकल जाता है। उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स का एवेक्स प्लेन भी उड़ता है जो कि रडार से उसकी सिक्योरिटी देखेगा। साथ ही हमारी IL-76 की रीफ्यूलिंग के लिए मिग और सुखोई जेट्स को भी फ्लाई करवाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद काली अपना बीम एमिट करना शुरू कर देती है। इसके बाद 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ सीधी नीचे आती है और पूरे पाकिस्तानी हेडक्वार्टर को 80 फीट बर्फ के नीचे दबा देती है।